कि जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, इतना हंसो कि दर्द भी देख के शर्माने लगे, निकले ना कभी आपकी आंखों से आंसू, किस्मत को भी मजबूर होके आपको हंसाना पड़े। तो वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं 6 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस लेकर। देखेंगे हमारे लिए क्या न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू से। तो अगर हम देखें तो हमारे लिए द हिंदू में आज कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो न्यूज़ है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा क्या, जैसे ये अजीत मूव्स इलेक्शन कमीशन सेज ही वाज इलेक्टेड एनसीपी चीफ ऑन जून 30। तो ये जो है ये मैं पिछले 2 दिन से आपको कवर करता हुआ नजर ही आ रहा हूँ कि इलेक्शन रिलेटेड क्या क्या, मतलब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्या सिंबल वगैरह ये सब, वरना पॉलिटिकल डिबेट तो चलती रहेगी। ऑलरेडी मैं 2 दिन पहले ही डेली कवर ही कर चुका हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट था हमारे लिए क्या नहीं, ठीक, वरना ये पॉलिटिकल टसल है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड इंटरिम प्रोटेक्शन फॉर तीस्ता। तो अभी तीस्ता स्टिल वर्ड आपको देखने को मिला, इन्होंने एक एंटिसिपेटरी बेल वगैरह भी फाइल करी थी, तो अभी इनको इंटरिम प्रोटेक्शन एक्सटेंड कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये 2002 के दंगों से रिलेटेड है गुजरात के, ठीक। तो अभी हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इंटरिम प्रोटेक्शन या बेल वगैरह का क्या प्रोविजन आपको देखने को मिल जाता है क्या नहीं। तो अगर मैं बात करूं बेल वगैरह प्रोविजन से रिलेटेड चीज़ों को, तो बेल एक तरीके की कंडीशन होती है जिसमें कि आपको रिलीज करा जाता है, ठीक, लीगल कस्टडी से, अगर आप कस्टडी के अंदर हैं तो। अब वो जो कस्टडी है वो मतलब वो कोर्ट आपसे, मतलब आपको कोर्ट को प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसा चीजें नहीं करेंगे ये सब करके, तो वो आपको क्या दे देता है, आपको एक बेल दे देता है कि आप बाहर मतलब रह सकते हैं। बट ये बेल भी 3 तरीके की होती है, इसमें भी कंडीशन लगी होती है, ठीक। तो ये देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली, मतलब किन तरीके की बेल होती है, कितने टाइप की और क्या कंडीशन है। तो अगर मैं आपको एक बताऊं तो आपको एक सुपरिटेंडेंट एंड रिमेम्बरेंस ऑफ लीगल अफेयर वर्सेस आमिया कुमार रॉय चौधरी का केस भी देखने को मिला था 1973 के अंदर, जिसमें कि एक्सप्लेन करा गया था कि क्या क्या प्रिंसिपल उसके पीछे वर्क करते हैं बेल वगैरह देने से रिलेटेड। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि तो 3 तरीके की आपको बेल देखने को मिलती है, एक इंटरिम बेल होती है, एक एंटिसिपेटरी बेल आपको देखने को मिल जाएगी, और एक आपको रेगुलर बेल देखने को मिलेगी। रेगुलर बेल के अंदर क्या होता है कि जस्ट लाइक कि अगर आप किसी एक पुलिस कस्टडी के अंदर हैं, तो पुलिस कस्टडी से जो आपको मतलब ये डायरेक्शन जो ये कोर्ट के द्वारा इशू करी जाती है, ठीक, कि किसी पर्सन को पुलिस कस्टडी, मतलब वो पुलिस कस्टडी के अंदर में, ये अरेस्ट है, तो उस टाइम पे जो बेल मिलेगी उसको रेगुलर बेल के नाम से जाना जाता है। ये जो आपकी जो एप्लीकेशन है इस बेल से रिलेटेड, वो आपकी आईपीसी सेक्शन 437 और 49 फोर्थ आईपीसी सॉरी सीआरपीसी सेक्शन 439 और 437 के थ्रू आपकी ये रेगुलर बेल की एप्लीकेशन फाइल करी जाती है और कोर्ट फिर आपको एक रेगुलर बेल दे देता है। इंटरिम बेल वो होती है जिस टाइम पे आपकी रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल दोनों अटकी रहें और बीच में आपको कुछ ऐसा कुछ ज़रूरत है बेल वगैरह की, तो उस टाइम पे कोर्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो आपको इंटरिम बेल दे देता है। एंटिसिपेटरी बेल उस टाइम पे मिलती है कि जस्ट लाइक कि आपको अरेस्ट होने से पहले की बेल, कि आप पे चार्जेस लग चुके हैं या कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि किसी ने आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है, तो उन अरेस्ट से होने से पहले आपको एक जो बेल मिल जाना। तो ये जो बेल है वो बेल भी डिपेंड करता है बेसिकली कि आपका जो ऑफेंस है वो कैसा है। ऐसा नहीं है कि आपने मर्डर कर दिया और आपको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी, ठीक। वो डिपेंड करेगा केस टू केस, क्या वो जो आपका जो प्रोविजन आप पे लगे हैं क्या वो एंटिसिपेटरी बेल के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक। तो ये वाला सिनेरियो आपको देखने को मिल जाता है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं हमारे लिए और इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आप इम्पोर्टेंट देखेंगे तो इसमें अभी लालू प्रसाद यादव जी ने क्या बोला कि हाँ हम मुकदमों वगैरह से नहीं डरते हैं, तो इनको अभी एक स्कैम के अंदर में केस रजिस्टर्ड करा गया है इनके और इनकी फैमिली से रिलेटेड। तो इतना ही अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आगे क्या कि पीएचडी नो लॉन्गर मैंडेटरी फॉर टीचिंग जॉब सेज यूजीसी ने भी बोला है कि जो पीएचडी है वो इतना ज़रूरी नहीं होगा। अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ रिक्रूट करने के लिए आप एज अ मिनिमम अब जो क्राइटेरिया सेट कर दिया उसने ये कि ये जो आपका क्या होता है नेट का एग्जाम होता है, सेट का एग्जाम होता है, एसएलईटी का एग्जाम होता है, दिस इज ए बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब उसने पीएचडी वाला जो प्रोविजन था वो आपका हटाते हुए देखने को मिल जा रहा है, ठीक। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो ये 30 हज़ारी कोर्ट में अभी आपको पता है 21 अप्रैल 2023 को 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली के अंदर एक महिला पे मतलब गोली वगैरह गन शूट वगैरह करा गया, तो उससे रिलेटेड ही मैटर चल रहा है। तो अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक अभी ये काफ़ी भयावह कंडीशन देखने को मिली कि यार किसी एक पर्सन जो एक मैन है जो कि एक एमबीए ग्रेजुएट पर्सन है
वो इतना ज़्यादा पोर्न एडिक्टेड था कि वो अपनी वाइफ को उसकी तरह ही ड्रेसअप में देखना चाहता था और उसके साथ वही एक्ट वगैरह करना चाहता था। दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग इफ़ यू नो कि वो एक वीडियोग्राफिक है। सबसे पहली बात तो कि आपको वो चीज़ें मतलब जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से, और वो जो है वो रील है ना कि रियल चीज़ें हैं। तो अभी वो अपनी वाइफ को काफ़ी टॉर्चर करते हुए नजर आए। तो अभी मतलब जो वुमन थी उन्होंने बताया कि जिस टाइम पे उनकी शादी भी हुई थी और उनको मतलब उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी चल रही थी, तो उस टाइम पे वो मतलब इंटरकोर्स ज़बरदस्ती उन्होंने उस टाइम पे भी करा। तो यानी कि वो एकदम पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुका था पोर्न का और वो वही चीज़ें करना चाहता था। दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। तो जो भी किसी मतलब तो इस तरीके की चीज़ें असहनीय होती हैं। मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो आप अननेचुरल चीज़ें कर रहे हैं, ठीक। रियल और रील में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो अभी केस रजिस्टर्ड करा गया उनके खिलाफ सेक्शन 498A के तहत, 406 के तहत, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, ठीक। और अननेचुरल ऑफेंस धारा 377 के तहत भी उनके खिलाफ आपको केस रजिस्टर्ड होता हुआ नजर आ जाएगा। और दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। अगर मतलब होता है इस तरीके की चीज़ें किसी लड़की के साथ हो रही हैं तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। समाज एक अलग चीज़ है कि हाँ समाज में जाएंगे हम अपने पति के खिलाफ जा रहे हैं, अरे नहीं यार, आपको नर्क की जिंदगी जीने से बेहतर है ना कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जिए। आप एक समाज के प्रेशर के कारण वो चीज़ें आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। अगर आप ही नहीं करेंगे तो फिर तो ये कंटिन्यूसली चीज़ें चलती रहेंगी ना। तो यू हैव टू रिपोर्ट फर्स्टली। तो इस तरीके की चीज़ें से मतलब ये क्या मानसिकता होगी, ये एक MBA ग्रेजुएट है वो तो, ठीक। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग हैपनिंग इन सोसाइटी। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आगे अभी का एक कांवरिया डांस कर रहे थे ट्रेन में, तो DMRC ने नोटिस इशू करा है, ठीक, एज सच। और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट आपको ये देखने को मिल जा रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट नोटिस, बॉम्बे हाई कोर्ट नोटिस टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन पैनल ऑन इंटरफेथ मैरिज। तो अगर इससे बात रिलेटेड करी जाए तो अभी क्या था कि आपको देखने को मिला होगा कि जो इंटर रिलीजियस आपको मैरिज देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी कानून वगैरह लेकर आया था अदर स्टेट। तो इसी चीज़ के खिलाफ अभी मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मतलब प्लीड दायर करी गई है PIL। तो इसके अंदर बोला गया है कि ये जो है ये आपका वायलेटिव प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। अगर इंटरफेथ रिलीजियस मैरिज हो रही है तो ये आपका जो इम्पैक्ट कर रहा है आर्टिकल 14 को इम्पैक्ट कर रहा है, आर्टिकल 15 को इम्पैक्ट कर रहा है, आर्टिकल 21 को इम्पैक्ट कर रहा है। तो उससे रिलेटेड अभी एक PIL दायर करी गई है। काफ़ी NGO 3-4 NGOs ने मिलकर, ठीक, बॉम्बे हाई कोर्ट में इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कानून लेकर आई थी, तो उसके खिलाफ कि ये जो इंटरफेथ मैरिज का जो एक्ट लेकर आई है महाराष्ट्र सरकार, वो इन आर्टिकल्स को टैकल मतलब क्या करता है, उनको वायलेट करता है, ठीक। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब उन्होंने आर्टिकल 14 और 15 की बात करी तो हम आर्टिकल 14 और 15 देख लेते हैं। व्हाट इज आर्टिकल 14 एंड 15। तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14 डायरेक्टली बात करता है कि राइट टू इक्वलिटी की, ठीक। राइट टू इक्वलिटी में भी अगर आप देखें कि सबको समान अधिकार है, ठीक। इक्वलिटी बिफोर लॉ आप देखते हैं उसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि जो स्पेशल प्रोविज़न होते हैं वो किसी एक मतलब अगर आप देखें तो सबसे पहली बात कि एक तो वो चीज़ होती है कि सब पे एक समान कानून लागू होगा, ठीक, चाहे वो अमीर है कि गरीब है। एक वो चीज़ होती है कि जिस टाइम पे किसी एक अमीर के मतलब अमीर इन द सेंस क्या कि कोई एक पर्सन यहाँ पे है, एक डिप्राइव्ड सेक्शन है, तो दोनों को अगर एक सेम लेवल का हम पुशअप देते रहेंगे तो दोनों ऐसे ऐसे एक साथ बढ़ते रहेंगे। तो हमको इस वाले को पुशअप देने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले को पुशअप देने की ज़रूरत है कि जिससे कि वो एक समान लेवल पे आ जाए, है कि नहीं। तो एक वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप देखें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किस किस कंट्री से कौन कौन सा लिया गया है, ये आपको टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। तो आप मेरे को बताएंगे कि ये जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये जो टर्म है, ठीक। और अगर आप इसमें देखते हैं तो एज सच मतलब आपको पता ही होगा कि एक तरीके से आपको समान अधिकार से रिलेटेड बात करी जाती है आर्टिकल 14 में। और अगर आप इसमें देखा जाए तो इसमें 3 एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक रूल ऑफ लॉ जो कि एवी डाइसी के द्वारा दिया गया था, आर्बिट्रेरी पावर, एब्सेंस ऑफ इट, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, कि किसी भी इंसान को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता जब तक उसने कानून का ब्रीच ना करा हो। इक्वलिटी बिफोर लॉ कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, मतलब एक तरीके से इक्वल लॉ की बात करेगी बेसिकली, सब पे एक समान ही लॉ एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है, ठीक। द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड एंड फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब अगर आप देखें जो कोर्ट जो कि
नियमों के साथ बनाया गया है, तो वो इन सारी चीज़ों को जो इंडिविजुअल से रिलेटेड राइट हैं उनको क्या करेगा, उनको बताएगा एक तरीके से। सच अगर आप देखें तो कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ में। ठीक, इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या कि कुछ को एक अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है, जबकि बात करी गई कि सबको समान ट्रीट करा जाए, तो बट हाँ उनको करा भी जाना चाहिए। सच वो देखा भी, मतलब ज़रूरत भी हो जाती है। जस्ट लाइक जैसे आर्टिकल 361 गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ आप एक तरीके से मतलब उनको एक इम्यूनिटी मिली हुई है क्रिमिनल ऑफेंसेस वगैरह से, और वो आंसरेबल नहीं है, वो मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप उनके तहत नहीं कर सकते जब तक कि वो ऑफिस में है। ठीक, तो ये वाली चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और वहीं पर अगर आप आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 डायरेक्टली प्रोहिबिशन बताता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप किसी को 5 ग्राउंड्स पे। ठीक, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर। ठीक, तो आप इन सब चीज़ों में किसी भी एक पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल है, प्राइवेट बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग है, एनीवेयर। ठीक, इन 5 पे। ठीक, अगर आप इसमें आगे देखते हैं तो अगर इसमें देखा जाए तो एक आपको इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब जैसे चाइल्ड और वुमेन हैं उनके खिलाफ उनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। अब वो आप मेरे को बताइएगा कि वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 15 का कौन सा क्लोज है, ठीक, जिसके तहत वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो वो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक, चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जा रही है। आगे अगर आप देखेंगे तो बिल मेड इन कर्नाटक, ये थोड़ा सा टसल चलता ही रहता है, ये छोड़िए। टू रिमूव डेडलॉक, थर्ड जज नेम टू हियर प्ली इन हाई कोर्ट बाय सेंथिली बालाजी वाइफ। अगर आप देखें तो जो मिनिस्टर बी सेंथिली बालाजी थे उनकी वाइफ ने अभी एक हैबियस कॉर्पस फाइल करी है कोर्ट में। और ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि वो भी गवर्नर वाला टसल भी देखने को मिल रहा था ना, रवि गवर्नर थे, उन्होंने हटा दिया था तमिलनाडु वगैरह वहाँ से, तो इनके खिलाफ काफ़ी चार्जेस भी देखने को मिले, इनको कस्टडी में रखा गया। तो हमारे लिए इतना भी वो इम्पोर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि हैबियस कॉर्पस जब न्यूज़ में आए तो हमें वो देख लेना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। आर्टिकल 32 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को रिट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, और आर्टिकल 226 पावर देता है हाई कोर्ट को रिट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। इसके अंदर आपको मतलब आर्टिकल 32 के तहत आप के फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो रहा है, यू कैन डायरेक्टली रीच टू सुप्रीम कोर्ट। अब हनन कई तरीके से हो सकता है, तो उसके अंदर भी डिवाइडेड हैं आपकी जो मतलब क्या है, रिट जो कि आप दायर करेंगे। हैबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, सर्टियोरी है, प्रोहिबिटरी है। ठीक, वो भी हम देखेंगे कैसे कैसे क्या होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत मिला हुआ है तो हाई कोर्ट को 226 के तहत मिला हुआ है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम कि किसकी रिट ज्यूरिसडिक्शन ज़्यादा बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन ज़्यादा बड़ी आपको देखने को मिलेगी, वो हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन आपको ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो लीगल राइट्स पे भी रिट ज्यूरिसडिक्शन उसके अंदर आप फाइल कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप फंडामेंटल राइट के प्रति ही रिट ज्यूरिसडिक्शन फाइल कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन इज ग्रेटर देन दी सुप्रीम कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो रिट ज्यूरिसडिक्शन में आपको 4 तरीके की आपको देखने को मिल जाती हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यू वारंटो। इसका मतलब क्या होता है हैबियस कॉर्पस का? टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि अगर मतलब जस्ट लाइक जैसे कि ऑर्डर इशू करा जाता है कोर्ट के द्वारा जिस पर्सन को डिटेन करना गया है बेसिकली, तो मतलब जस्ट लाइक जो हैबियस कॉर्पस है उसको कौन फाइल कर सकता है? मान लीजिए कि किसी को कस्टडी में रखा गया तो उसके जितने भी रिलेटिव एज सच होगा जो कि उससे डायरेक्टली लिंकेज में होंगे तो वो हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। अभी एक मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी कि अभी एक हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने शायद यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जो ससुर है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, तो जो ससुर है वो ससुर हैबियस कॉर्पस फाइल नहीं कर सकता। तो वो एक मैंने पूरा केस भी एक्सप्लेन करा था कि उनका जो लड़का था वो सऊदी अरब रहता था, ये सब। तो आप अगर उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं वीडियो सर्च करके, बाकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे। ठीक, तो यानी कि हैबियस कॉर्पस किसी के भी द्वारा एसएस फाइल करी जा सकती है जो भी उससे रिलेटेड पर्सन देखने को मिलेगा। ठीक, मतलब इसके अंदर अगर आप देखें कि मतलब लोकस स्टैंडाई का रूल फॉलो भी नहीं करा जाता है। लोकस स्टैंडाई इन द सेंस क्या कि जैसे कि मेरे प्रति अगर कोई हैबियस कॉर्पस फाइल कर रहा है तो ये मेरा होना वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, वो डायरेक्टली फाइल भी कर सकता है। मैंडामस में है कि हम कमांड करते हैं, ये जो कमांड जो है वो इशू करी जाती है कोर्ट के द्वारा। पब्लिक ऑफिशियल्स को उनको पूछा जाता है कि वो मतलब परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी डेट ही
दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म, कि अगर किसी ने आपको काम करने से मना कर दिया या रिफ्यूज़ कर दिया या वो अच्छे से ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैंडामस होती है, जो कि पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए है। प्रोहिबिशन आपकी होती है, इशूड करी जाती है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, ठीक, जिससे कि वो प्रिवेंट करता है लेटर फ्रॉम, मतलब कि वो अपना जो जुरिस्डिक्शन है एक्सीड करने से उसको प्रिवेंट करता है, ठीक। और सर्टियोरी में ये होता है कि टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, कि आपको किसने सर्टिफाइड करा और आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था एक तरीके से। तो ये इशू करी जाती है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, ठीक। ट्राइब्यूनल को भी करी जा सकती है कि अगर कोई भी केस पेंडिंग वगैरह है तो उसका ट्रांसफर लेने के लिए, ठीक। सर्टियोरी एक प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, ठीक। क्यों वारंट अगर देखें तो वाई वोट अथॉरिटी और वारंट की आपने किसकी आज्ञा से और किसके वारंट के थ्रू आपने इंक्वायरी करने स्टार्ट करें एक तरीके से। तो ये इशू करी जाती है कोर्ट के द्वारा कि इंक्वायर करने के लिए किसी भी मैटर की लीगैलिटी इन द सेंस अगर आप देखेंगे, ठीक। ये पब्लिक ऑफिस के डोमेन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो ये किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है, हैबियस कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी और पब्लिक के खिलाफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। और वहीं पे अगर मैंडेमस देखें तो किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन या इंफीरियर कोर्ट के खिलाफ आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोहिबिशन आपकी इशूड होती है ओनली ऑन जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ। सर्टियोरी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के लिए भी। तो ये एक क्वेश्चन बनना चाहे आसानी से बन सकता है कि वो कौन सी रिट है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट में भी इशू हो सकती है, तो दैट इज सर्टियोरी, ठीक। क्यू वारंट आपको देखने को मिलेगा, ये सब्सटेंसिव ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएट बाय स्टैट्यूट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी परमानेंट नेचर का कोई ऑफिस बनाया गया है कानून के तहत या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो ये उसके अगेंस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये इशू नहीं हो सकती है मतलब कौन, ये कब कब इशू देखने को आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें बात करें तो ये लॉफुल डिटेंशन अगर हो रखा है तो हैबियस कॉर्पस नहीं इशू कर सकते हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस में उसको डिटेंड करा गया है। मैंडेमस तब इशू प्राइवेट बॉडी और प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ में नहीं हो सकता है। प्रोहिबिशन आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हो सकता है। सर्टियोरी लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज के खिलाफ भी नहीं हो सकता है। क्यों वारंट आपकी इशूड होती है, इट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्टेरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। ये मिनिस्टेरियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के परिप्रेक्ष्य में आपको जारी होती हुई नजर नहीं आएगी। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारे लिए और क्या न्यूज़ में मतलब है जो कि हमको जानना ज़रूरी है, बिकॉज हमको अगर हम वही जाने जो न्यूज़ में है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मसाला थोड़ी पढ़ना है हमको, है कि नहीं। वरना मसाला तो इसमें इतना आता है कि आप मसाला ही पढ़ते रह जाएंगे, पूरे दिन न्यूज़पेपर ही पढ़ेंगे। मसाला इन द सेंस कि इतना पॉलिटिकल डिबेट वगैरह ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये आपको हैवी रेन देखने को मिली अभी केरला में, तो वहाँ पे भी डेथ्स भी देखने को मिली हैं वहाँ पे पीपल्स की। तो हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोला गया है कि जो बंगाल में साइक्लोनिक फॉर्मेशन वगैरह की वजह से थोड़ा, मतलब फॉर्मेशन इन द सेंस कि वहाँ पे वाली कंडीशंस आपको देखने को मिल रहा था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बे ऑफ बंगाल पे, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिली, जिसकी वजह से आपको डेथ्स देखने को मिल जा रही हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो साइक्लोन होता है, देन व्हाट इज साइक्लोन। साइक्लोन एक रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन होता है। अगर मैं आपको वैसे ही डायरेक्टली बता दूं, एक अगर मतलब सिंपल सा थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, एकदम पूरा ज्योग्राफिकल भी नहीं जाएंगे, इतना तो कंसेप्ट आपको पता होगा। ये अर्थ है तो एक कोरियोलिस फोर्स होता है, क्योंकि अर्थ मूव करती रहती है, ठीक। अर्थ मूव करेगी तो ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे आपका ये नॉर्थन हेमिस्फेयर है, ये साउथर्न हेमिस्फेयर है, और जो आपका साइक्लोन फॉर्मेशन होता है वो आपका जस्ट लाइक बीच में आपके सेंटर में लो प्रेशर जनरेट होता रहता है, ठीक। तो हवा आएगी वो इसकी तरफ मुड़ जाती है, हवा आती है इसकी तरफ ऐसे मुड़ जाती है, ठीक। हवा आती है मुड़ जाती है, ठीक। हवा आती है मुड़ जाती है, अंदर की तरफ जाती हुई आपको चलती हुई नजर आएगी, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो अगर जो सर्कुलेशन है नॉर्थन हेमिस्फेयर में वो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता हुआ देखने को मिलेगा, और साउथर्न हेमिस्फेयर में आपको क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि जैसे क्लॉक घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे, मतलब घड़ी है, घड़ी की सुई आपको ऐसे ऐसे चलती हुई नजर आएगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर साउथर्न हेमिस्फेयर में देखें तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है कि जो हवा की डायरेक्शन है वो उसको ऐसे मोड़ देता है, तो जिसकी वजह से आपको साइक्लोनिक फॉर्मेशन आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही हवा इस इक्वेटर को पार करके ऊपर जाती है तो वो आपको इस डायरेक्शन में मुड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स लग रहा है वो उसको साइड में मोड़ देता है, ठीक। कोरियोलिस फोर्स जो लग रहा है
वो नॉर्थन हेमिस्फेयर वाली हवाओं को ऐसे मोड़ देता है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको इस तरीके से सर्कुलेशन वाला पैटर्न आपको नजर आ जाता है देखने को। ठीक, तो ये वाली चीज़ तो नॉर्थन हेमिस्फेयर में आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिलती है हवाओं की, और साउथर्न हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिलेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवाओं का जो रुख है वो मुड़ जाता है इक्वेटर पे, और इक्वेटर से जैसे ही नॉर्थन की तरफ हवाएं जाती हैं और जैसे साउथर्न की तरफ आपको हवाएं जाते हुए देखने को मिलेंगी। तो अभी हमारे लिए ज़रूरी है कि जो साइक्लोन है वो कितने टाइप के होते हैं। साइक्लोन आपको दो तरीके के देखने को मिलते हैं, एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक है टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आपको मूव करता है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता हुआ नजर आएगा, वहीं पे टेम्परेट साइक्लोन आपको वेस्ट टू ईस्ट मूव करता हुआ नजर आएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज एन इफेक्ट ऑन कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया देन टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन के कंपैरिजन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी कम एरिया पे देखने को मिलेगा, बट वहीं पे टेम्परेट साइक्लोन का अगर आप देखें तो वो लार्जर एरिया को इन्फ्लुएंस करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक, और जो वेलोसिटी होती है विंड की ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक, और ये काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, और जो वेलोसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है टेम्परेट साइक्लोन की, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो फॉर्म होता है ओनली ऑन सी, जिसका जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा मोर देन 26 टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और अगर आप इसमें देखें तो टेम्परेट साइक्लोन आपका फॉर्म देखने को मिलेगा लैंड और सी दोनों पे, बट ये उस टाइम पे फॉर्म होता है जिस टाइम पे जो हवाएं हैं वो आपकी लैंड की तरफ मूव करती है आपको नजर आती हैं। ठीक, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो लगभग 7 दिन से भी ज़्यादा आपको चलता हुआ नज़र आ जाता है, और जो टेम्परेट साइक्लोन है वो लगभग इसकी ड्यूरेशन आपको 15 से 20 दिन आपको देखने को मिल जाती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे लिए न्यूज़ क्या इम्पोर्टेंट है, कि मतलब हमारे लिए अभी एज सच कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप देखें तो इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा एडिटोरियल। एडिटोरियल की बात करें तो स्ट्राइकिंग ब्लो अगेंस्ट अफर्मेटिव एक्शन इन अमेरिका। अफर्मेटिव एक्शंस लिए गए हैं। अफर्मेटिव एक्शन क्या है कि इंडिविजुअली मतलब लेजिस्लेटिव बॉडीज वगैरह के थ्रू आपके देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें तो अफर्मेटिव एक्शंस क्या लिए गए हैं क्या नहीं लिए गए हैं। तो अमेरिका में भी क्या हुआ कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सुप्रीम कोर्ट है रिसेंटली उसने डिक्लेयर करा है कि जो रेस कंसेशन एडमिशन पॉलिसीज एट हार्वर्ड एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेटिंग द इक्वल प्रोटेक्शन क्लोज। This decision has significant implication for affirmative action program in the US and raises question about its impact in India. Basically जो सुप्रीम कोर्ट का जो US का जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली उसने क्या करा, जो भी आपको प्रोविज़न देखने को मिल जाते हैं कि इनको एडमिशन मतलब जैसे हमारे यहाँ देखने को मिल जाता है कि कोटा वगैरह का सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा SC ST वगैरह इन सब में, तो वो जो चीज़ वहाँ पे देखने को मिल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। ठीक, यानी कि अब कोई एक एक्स्ट्रा प्रोविजन किसी को नहीं मिलेगा, तो उसको एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसने बोला है। तो अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पे क्या नहीं पड़ेगा वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो अगर आप देखें दो कंट्रीज के दो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलते हैं। US का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सप्लिसिटली एड्रेस करता है अफर्मेटिव एक्शन, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है रिजर्वेशन एजुकेशन वगैरह इन सब में। ठीक, लेकिन वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही और अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू उसको हटा दिया गया है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो आपको चलता हुआ देखने को आता है। इनफैक्ट आपको वो जॉब्स में भी चलता हुआ नजर आएगा, देखने को मिलेगा। ठीक, प्रमोशन इन जॉब्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंक्लूसिवली परमिट करता है अफर्मेटिव एक्शंस, बट US की तरह वाले अफर्मेटिव एक्शंस को वो मतलब क्या नहीं करता, उनको मतलब अप्रूव नहीं करता, अलाउ नहीं करता, जैसा उसमें एक ही ऑर्डर के थ्रू सारी चीज़ें कैंसिल कर दी, जो एक एक्स्ट्रा प्रोविजन आपको देखने को मिल जाते थे। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको फॉर्मल वर्सेस सब्सटेंटिव इक्वालिटी देखने को मिलेगी। जो US है उसने क्या करा, एलिमिनेट करने की कोशिश करी सारा रेस बेस्ड डिस्ट्रिक्शन जो आपको देखने को मिल रहा था यूनिवर्सली, जो वहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन इंडिया रिकॉग्नाइज करता है और उसको ज़रूरत है ठीक एड्रेस करने की, क्योंकि अगर आप देखें तो जो समाज है SC ST वगैरह या इन सब में, तो उनको काफ़ी ऑपरेशन देखने को मिला था बेसिकली। तो उनको थोड़ा सा अगर आपको पुशअप करने की ज़रूरत है तो आपको पुशअप करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि वो उन सब चीज़ों से वंचित रहे हैं जो कि उनको जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए होती है। तो इसलिए इंडिया हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए इक्वलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है और उनको वो देता भी है, लेकिन US सारी चीज़ों को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक,
India views reservation as a tool to achieve substantive equality, while the US adheres to a formal equality approach that restrict race। मतलब अगर आप देखें तो इंडिया का व्यूज है कि सबको एक सब्सटेंशिव इक्वलिटी देखनी चाहिए हमको, लेकिन यूएस चाहता है फॉर्मल इक्वलिटी। फॉर्मल इक्वलिटी इन द सेंस कि सबको एक तबके के साथ वो करो यार, कोई पर्सन यहाँ है, किसी की इनकम यहाँ है, किसी की यहाँ पे है, तो इंडिया में वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो डेट्स वाई इंडिया इज सपोर्टिंग सब्सटेंटिव इक्वलिटी, नॉट फॉर्मल इक्वलिटी। टेस्ट फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी अगर यूएस की देखें तो यूएस ने अप्लाई करे हैं स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी रिक्वायरिंग मेजर्स टू फर्दर कंपेलिंग स्टेट इंटरेस्ट एंड वी नैरोली टेलर टू अचीव इट। इंडियन कोर्ट फोकस ऑन वेदर अ क्लास इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एंड इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड अलाउंग फॉर ब्रॉडर रिजर्वेशन मेजर। अगर आप देखें तो यूएस ने काफ़ी एक स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी वगैरह ये सब सारी चीज़ें करी, वो बाकी चीज़ें ऐसा इतने नहीं आपको नज़र आया इस तरीके का मॉनिटरिंग वगैरह करता हुआ। ठीक, उसने जो एक पीपल का इंटरेस्ट था वो सारी चीज़ों को ऐसा इतना नहीं करा, उसने अपने बेसिस पे सारी चीज़ें करी। बट वहीं पे अगर आप इंडियन कोर्ट देखें, इंडियन कोर्ट इज़ मोर फोकस ऑन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस। तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ डिसाइड करी जाती हैं कि कोई भी एक जो तबका है वो कितना सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखें इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं इंडिया के लिए, तो इंडियन कोर्ट्स आर अनलाइकली टू, मतलब इंडियन कोर्ट्स और यूएस कोर्ट में सबसे पहली बात है कि वो दोनों कभी एक तरीके से अलाइन करते हुए आपको नजर नहीं आ सकते हैं। ठीक, क्योंकि इंडियन जो आइडिया है सनसेट आइडिया ऑफ सनसेट क्लॉज विच लिमिट द ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन में रेसोनेट इन इंडियाज कंटेक्स्ट। तो मतलब बेसिकली मतलब इंडिया को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। मे बी ऐसा मान लीजिए कि कुछ वहाँ पे जो एडमिशन ले रहे थे छात्र वगैरह या कोई भी ऐसा, तो मे बी उनको वहाँ पे ऐसा डिस्क्रिमिनेट वो सारी चीज़ें ना मिलें और वो शायद कैरी फॉरवर्ड वो वाली चीज़ें ना कर पाएँ। ठीक, तो अगर आप देखें तो कंक्लूजन में ये हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया है इन सब सारी चीज़ों पर, तो हमको एक अब उन जो जिनको पहले वो सारी चीज़ें मिल रही थी अब उनको नहीं मिलेंगी, तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट ऑल देम। ठीक, गवर्नेंस वगैरह वाली चीज़ों को हमको देख के चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम एक तबके को देख रहे हैं बाकी तबके को ना देखें। ठीक, हमको सबको एक साथ लेके चलना। और वैसे भी भारत का तो चलता ही है वसुधैव कुटुंबकम कि सारा सब लोग एक समान है, मतलब पूरा विश्व एक है। तो एक तरीके से वाली चीज़ें लेके चलना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमें नेक्स्ट एक आर्टिकल क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिल जाता है, मतलब एडिटोरियल चूज अ न्यू पैलेट फॉर इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। तो ये आर्टिसन से रिलेटेड एक आपको एडिटोरियल देखने को मिला बेसिकली। तो इसके अंदर बात करी गई है किसकी, कि जो आपको देखने को मिलेगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने काफ़ी अच्छे से जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिशंस हैं, उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करी है। बहुत लंबे लेवल पर ऑडियंस से वो इंटरेक्ट करते हुए आपको नजर आए, बट देयर इज़ सम इशू इन इट। क्या इशू, उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आपको देखने को मिल जाएंगी जिसको एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। एड्रेस इन द सेंस क्या कि अगर उन्होंने कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पहुंचाया है तो नेगेटिव भी आपको देखने को मिलेगा, और वो नेगेटिव क्या है क्या नहीं है वो हम देख लेते हैं। तो जो चैलेंजेस फेस करे जाते हैं आर्टिस्ट के द्वारा वो क्या है कि इकोनॉमी सस्टेनेबिलिटी नहीं है बेसिकली, उनके पास एज सच कोई भी फाइनेंशियली बैकअप आपको देखने को नहीं मिलेगा, और वो सस्टेन नहीं है कि आज हो गया है पैसा कल नहीं होगा। तो एक वाली चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, एक सस्टेनेबल नहीं है। तो उनको एक मोनेटाइजेशन की सपोर्ट की नीड आपको लगातार देखने को मिलती रहती है। मार्केट एक्सेस जो है वो लिमिटेड एक्सेस आपको देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि अगर आप देख लें जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म हैं तो उन पे लोग इतना ज़्यादा मतलब उनको इतना ज़्यादा लाइक वगैरह करते हो आपको नज़र नहीं आते। कुछ हैं जो कि लाइक करते हो आपको नज़र आ जाएंगे, बट जो एक्सेस है वो लिमिटेड लोगों तक ही है। ठीक, जो प्रिजर्वेशन है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म का, जो रैपिड आपको सोसाइटी में चेंज देखने को मिल रहा है, तो उनको काफ़ी अभी हमें ज़रूरत है कि हमको उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लार्ज स्केल से सोसाइटी में आपको रैपिड चेंज देखने को मिल रहा है। तो फॉर देम वी हैव टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर देम ऑल्सो और अवर फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। एड्रेसिंग चैलेंजेस इन द आर्ट वर्ल्ड, अगर आप देखें तो ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है जिस टाइम पे हम उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस का, जिस टाइम पे कोई ऑर्गेनाइज होता है कल्चरल इवेंट वगैरह, तो वहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंसी की थोड़ा सा ज़रूरत देखने को मिलेगी। जो क्राइम होता है आर्ट वर्ल्ड में, क्राइम इन द सेंस क्या कि किसी को जो मतलब चोरी हो जाती हैं चीज़ें, जस्ट लाइक जैसे कि आपको मतलब इलिसिट ट्रैफिकिंग देखने को मिल जाती है, कॉपी राइटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, आर्ट ही पूरी तरीके से चोरी हो जाती है। तो उस चीज़ में हमको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक,
तो ये वाला टैकल आउट करना पड़ेगा। एक वर्केबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है यहाँ पे कि हमको एक कोलैबोरेटिव मॉडल लाने की ज़रूरत है, एक कल्चरल इकोनॉमी को चलाने के लिए, ठीक, एक कैपेसिटी बिल्डिंग को सेंटर बनाने की हमको ज़रूरत है, देखने को मिलेगी, ठीक। एक इकोसिस्टम बनाना है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड स्टार्टअप हमको सपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक। तो उस बेसिस पे हम ग्रोथ कर सकते हैं आर्ट सेक्टर में। फैसिलिटेशन सेंटर आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, टेक्निकल सपोर्ट दीजिएगा, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस कराइएगा, इन्वेस्टर्स के थ्रू उनको एक्सेस वगैरह कराइएगा, ठीक। ब्रिज द नीड ऑफ आर्टिस्ट, तो मतलब जो उनकी जो आर्टिस्ट है उसकी क्या ज़रूरत है, हमको उसको भी लेके चलना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसको मार्केट एक्सेस कराना है, डेवलपमेंट करना है, प्रोफेशनल नेटवर्क उसके बढ़ाने, कम्युनिटी एंगेजमेंट आपको देखने को करानी पड़ेगी, ठीक। लेवरेजिंग डाटा एनालिटिक्स, तो हमें काफ़ी अच्छे से एक इको से मतलब जो हमारे यहाँ एक तरीके से आपको एक डाटा एनालाइज करना है कि क्या क्या चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिल रही हैं, क्या कहाँ कहाँ पे कमी है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ पे हम प्रमोट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट की आपको ज़रूरत देखने को मिलेगी, जिससे कि आर्टिस्ट को एम्पावर करा जा सके, ठीक। और हाँ, जो जितने भी इस इंडस्ट्री में आपको गैप देखने को मिल रहे हैं, उन गैप्स को फिलअप करा जा सके। हम यहाँ पे सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है, यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप या जो भी इनोवेशंस वगैरह, इनोवेटिव चीज़ें, यहाँ पे भी सपोर्ट करना चाहिए उन सबको। अगर कंक्लूजन की बात करें तो जो इकोनॉमी आर्ट सेक्टर की है वो भी उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हमें समझना चाहिए, और जितने भी हमको लूप होल्स हैं उनको देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए, हमको उसी हिसाब से हमको गवर्नेंस वाले सेक्टर पे हमको फोकस करना चाहिए, कि जिससे कि जो आर्ट सेक्टर में जो आपको आर्टिस्ट काम करते हुए नजर आएंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे से मतलब चीज़ों को जी पाएँ, सस्टेन कर पाएँ, ठीक। वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, तो अगर आगे देखें तो आगे हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे लिए कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट, एडिटोरियल इम्पोर्टेंट हो जाता है, एन इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी फॉर माइग्रेंट्स। ओके, तो चलिए ठीक है, एक एडिटोरियल आपको इससे भी देखने को मिल जा रहा है। तो ये एडिटोरियल बात कर रहा है बेसिकली कि जो आपको केरला एक हब आपको इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का देखने को मिलेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हायर वेजेस आपको देता हुआ नजर आता है, रेगुलर काम आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, बेटर सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट आपको वहाँ देखने को मिलता है, और स्टेट ने काफ़ी वेलफेयर स्कीम्स भी चला रखी हैं माइग्रेंट वगैरह पीपल्स के लिए। बट वहाँ पे कुछ आपको मतलब जो वर्कर्स तक जो चीज़ें पहुंचनी चाहिए वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लूप होल भी देखते हुए नज़र आ सकता है। तो इस आर्टिकल में हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे बेसिकली, कि क्या क्या पॉलिसी मेकिंग में दिक्कतें वगैरह या कुछ जो रेज करे जाते हैं इश्यूज स्ट्राइक वगैरह के थ्रू, वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो अगर आप देखें तो यूनिटी का ट्रबल आपको देखने को मिलता है माइग्रेंट लेबर गवर्नेंस के अंदर में। अगर आप देखते हैं तो एब्सेंस ऑफ डिसएग्रीगेटेड असेसमेंट, जो वर्क एंड और लाइफ सिचुएशन है माइग्रेंट लेबरर की, वो ओपन ओवरलुक्ड करी जाती हैं, और वहाँ पे काफ़ी अच्छे से हम चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि उनकी स्पेसिफिक नीड क्या है, बेसिकली वो क्या चैलेंजेस आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब फेस करते हुए। एम्बिग्यूटी देखने को मिलती है टर्मिनोलॉजी वगैरह में, जो टर्म है गेस्ट वर्कर है वो फेल हो जाती है कैप्चर करने में, मतलब कि बेसिकली मतलब जो ये गेस्ट वर्कर वाली टर्म है वो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट 1979 के तहत आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती, यू आर अनेबल टू अलाइन द टर्म, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। तो कुछ राइट्स इशूज हाईलाइटेड बाय स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट, तो काफ़ी स्ट्राइक वगैरह भी हुई हैं कि उनका मतलब करे हैं उन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह, कहाँ केरला में वर्करों वगैरह ने अभी तक की, अगर मैं पूरा एक देखा जाए लाइन वाइज कि क्या क्या स्ट्राइक के थ्रू उन्होंने अपना क्या क्या डिमांड वगैरह प्रोटेस्ट के थ्रू रखी हैं माइग्रेंट वर्कर्स ने। इनफैक्ट वहाँ पे कंडीशन तो अच्छी है, लेकिन उसके अलावा भी क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो गवर्नेंस वाला लूपहोल देखने को मिलेगा। तो उजावूर स्ट्राइक 2012 में देखने को मिली, जहाँ पे उन्होंने डिमांड करी बेटर वेजेस की और सोशल इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करने की बात करी गई, ठीक। अथिरा पूजा स्ट्राइक 2023 में देखने को मिली, जहां पे इन्होंने डिमांड करी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की। अगर तो एतुमनोर स्ट्राइक देखने को मिली 2023 में, जिसमें उन्होंने बात करी कि जो टारगेटेड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनको वर्कर्स राइट मतलब डिनाई करते हैं, उसको काम देने वगैरह से मना करते हैं। एंटी एक्सप्लॉयटेशन स्ट्राइक 2016 में देखने को मिली। अपोस्ट फोर्स्ड यूनियन फी कलेक्शन इन कोची मेट्रो, मतलब काफ़ी मतलब उनको दबाव डाला जा रहा था पैसे वगैरह इकट्ठा करने के लिए कोची मेट्रो में। एंटी वेज थेफ्ट स्ट्राइक आपको देखने को मिली 2022 में। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु एब्सकॉन्डेड विदाउट पेइंग वर्कर, मतलब बिना काम पैसे दिए उनसे काम वगैरह कराते हुए आपको नजर आए, ठीक।
एड्रेसिंग राइट्स डिनायल्स, अगर आप देखें कि उनमें हमको क्या क्या टैकल करने की जरूरत है। बेसिकली हमको फोकस क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट इनएडुकेट गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स आपको देखने को मिला, ठीक। चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आपको लगातार देखने को मिली, मतलब जो एक गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं देखने को मिला, जो लगातार एक्सप्लॉयटेशन चलता हुआ आ रहा है वही आपको नजर आ रहा था लगातार चलता हुआ, ठीक। तो अगर बात करें इसके वे फॉरवर्ड की, तो हमें क्या बात करनी होगी कि हमको शिफ्ट करना होगा डाटा कलेक्शन अप्रोच में, राइट बेस्ड डिसीजन मेकिंग हमको करनी पड़ेगी, ठीक। कोलैबोरेशन करना होगा ओरिजिन विद ओरिजिन स्टेट से, जहां से ये लोग आपको निकल के आते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक। अवेयरनेस एंड लीगल रेमेडीज हमको उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक। माइग्रेंट के अंदर हमको उनके राइट्स वगैरह के प्रति उनको बताना पड़ेगा, जागरूक कराना पड़ेगा कि ये आपका हक है। कल्चरल एक्सचेंज एंड सोशल इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा बेसिकली, और मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग्स आपको कराना पड़ेगा, मतलब बेसिकली आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, लगातार उनसे बात करनी पड़ेगी, यू हैव टू एंगेज विद देम, कॉम्प्रिहेंसिव विजन लेके चलना पड़ेगा वर्कर्स के राइट्स से रिलेटेड, है कि नहीं। तो बेसिकली अगर इनके लास्ट में कंक्लूजन की बात करी जाए तो हमको इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने की जरूरत है माइग्रेंट वर्कर्स से, वरना तो एक भयावह कंडीशन आपको नजर आ सकती है कि जब तक मतलब वर्करों को ही डिप्राइव करके रखा जाएगा, उनको राइट ही नहीं दिए जाएंगे, तो वो कभी वर्कर्स काम अच्छे लेवल पर नहीं कर पाएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारे लिए नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट नज़र आता है हमारे लिए, जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम खुद पहले से ही ऑलरेडी ले आते हैं। तो ये देखने को मिला चंद्रयान-2 इंटीग्रेटेड विद लॉन्च व्हीकल LVM 3। तो देख लेते हैं, चंद्रयान-3 अभी लॉन्च करा जा सकता है 12 जुलाई और 19 जुलाई के आसपास भी, उसी के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा उसका लॉन्चिंग। तो हमारे लिए यहाँ से क्या ज़रूरत है क्या नहीं है तो वो देख लेते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी ये है कि जो आपका चंद्रयान फर्स्ट मिशन था वो लॉन्च करा गया था 2008 में, जो कि ऑर्बिट करता है मून को, ठीक। और इसने काफ़ी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करी है। फर्स्ट लूनर मिशन था, पहली बार इसने डिस्कवर करा मून पे वाटर, ठीक। इसके अंदर आपको ऑर्बिटर देखने को मिल जाता था, इम्पैक्टर देखने को मिलेगा जो कि बिल्ड करा गया था इसरो के द्वारा, लॉन्च करा गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू, ठीक। लगभग मेड मोर देन 3400 ऑर्बिट्स अराउंड द सन, एक्जैक्टली मतलब 3400 ऑर्बिट लगातार उसने चक्कर वगैरह लगाए। इट कैरिड 2 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन बोर्ड, ठीक। 5 ऑफ विच वर इंडियन वाइल द अदर वर फ्रॉम द यूरोपियंस। अगर आप उसमें देखें तो 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ये अपने साथ लेके गए थे, जिसमें से कि अगर आप देखें 5 भारतीय इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक। और बाकी सारे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, नासा के, बुल्गेरियन एकेडमी ऑफ साइंस के आपको देखने को मिले। ये ऑपरेशनल हुआ लगभग 312 दिन और स्टिल अभी तक ये टिल अगस्त 29, 2009 तक, ठीक। ये ऑपरेशनल रहा, 2008 में ही छोड़ा गया था, 2009 तक इसने वर्क करा। चंद्रयान-2 भी आपको देखने को मिला 2019 में, इसको लॉन्च करा गया था जुलाई के अंदर में, ठीक। जिसके अंदर आपको ऑर्बिटर देखने को मिला, लैंडर विक्रम और रोवर आपको प्रज्ञान देखने को मिला, जो कि इसरो के द्वारा बनाए गए थे। ये पहला अटेम्प्ट था सॉफ्ट लैंडिंग का। हम इसमें 50% इसमें हम मतलब सक्सेस अचीव कर पाए, ठीक। क्योंकि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ गई थी कि जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी रोवर की, प्रज्ञान वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाया लैंड, मतलब अगर आप देखें तो अब उसी को टैकल करने के लिए हम मतलब हम सरफेस पे लैंडिंग नहीं कर पाए, ऑर्बिटर वगैरह हमारा घूम रहा है, ठीक। तो वो एकदम से जो रोवर था वो बहुत तेजी से आके गिरा, जिससे कि वो टूट वगैरह गया था। तो चंद्रयान-3 मिशन पर रोवर पे ही फोकस करा गया है बेसिकली, और ये 615 करोड़ रुपए का इसमें एक्सपेक्टेड कॉस्ट आपकी बताई जा रही है, ठीक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपको एक ICJ से रिलेटेड आपको इसमें देखने को मिला था। ICJ से रिलेटेड क्या देखने को मिला था इसमें एक न्यूज़, तो वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो इसमें ये देखने को मिला था कि ये जो 3-4 कंट्रीज़ ईरान के खिलाफ UN कोर्ट में जाने की बोल रहे थे, क्योंकि UN ने एक शूट डाउन कर दिया था एक पैसेंजर एरोप्लेन, जिसके अंदर 176 पैसेंजर आपको देखने को मिले थे। तो उनको कंपेंसेशन वगैरह का देने के लिए बोला गया था और अपोलॉजी वगैरह मांगी थी। फिर तेहरान वगैरह ने गलती से वो शूट डाउन हो गया था। तो UK, कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन वगैरह ईरान को UN कोर्ट में ले जाने के लिए बोल रहे थे। तो UN कोर्ट कौन सा वाला, ICJ, आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको नजर आएगा। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड कोर्ट है, जो कि प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है UN की, इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में।
चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन के थ्रू, और ये स्टार्ट करा था इसने काम करना अप्रैल 1946 में। जो सीट है कोर्ट की वो इज एट द पे, मतलब कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हेग नीदरलैंड के अंदर, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन आपको देखने को मिलते हैं यूनाइटेड नेशन की, ये ओनली 1 है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर लोकेटेड नहीं है, वरना बाकी आपको यूएन की सारी चीज़ आपको कहाँ देखने को मिल जाती है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ठीक, ये हियरिंग करता है, आईसीजे आर ऑलवेज पब्लिक। ठीक, जितनी भी हियरिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी पब्लिकली हियर करी जाती हैं बेसिकली। और जो फ्रेंच है और इंग्लिश है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाती है कोर्ट की। पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये 2 टाइप के केसेस इन्वॉल्व करता है। लीगल डिस्प्यूट, अगर किन्हीं स्टेट्स के बीच में बिटवीन स्टेट सबमिटेड टू इट बाय देम, अगर उन दोनों ने खुद ने ही अपना, कोई 2 कंट्रीज हैं, दोनों कंट्रीज खुद ही अपनी आपसी सहमति के थ्रू लेके गए हैं, तो वाला केस आप इसमें देखने को मिलेगा। एक रिक्वेस्ट करते हैं एडवाइजरी ओपिनियन के लिए लीगल क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक, अगर यूनाइटेड ऑर्गन या किसी एजेंसी ने उनको बोला है तो वो अपनी एडवाइजरी उस पर दे सकते हैं। ठीक, ओनली वो वाले स्टेट जो कि मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, और जो अदर स्टेट जो कि पार्टीज बने हैं, जो कि स्टैट्यूट ऑफ द कोर्ट के, और जिन्होंने एक्सेप्ट करा है इसकी जुरिस्डिक्शन को कुछ सर्टेन कंडीशंस में। ठीक, तो वो यहाँ से अपना मतलब जो केसेस वगैरह है वो यहाँ पे सॉल्व वगैरह हो सकते हैं। ठीक, बट ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो कि बेसिकली यहाँ के मेंबर्स हैं। ठीक, बेसिकली यूएन के मेंबर आपको देखने को मिलेंगे, ये जिन्होंने उसकी जुरिस्डिक्शन को कुछ सर्टेन कंडीशन के साथ अपनाया है, ये सब। ठीक, तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और वही सेम अदर कोर्ट की तरह की एडवाइजरी ओपिनियन, इसकी कभी भी बाइंडिंग देखने को नहीं मिलती है, पिछली बात है। कंपोजिशन क्या, इसके अंदर आपको 15 जजेस देखने को मिलेंगे डिफरेंट कंट्रीज से, जो कि इलेक्ट होते हैं अलग अलग टर्म के लिए। ठीक, इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ 9 ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजी के द्वारा 9 साल का उनका टर्म आपको अकॉर्डिंग वो डिसाइड मतलब रिक्रूट होते हैं अलग अलग कंट्रीज से, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, जजेस इसके एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन वगैरह के लिए। ठीक, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, और कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक, तो डेली आप हमारी 2:30 पे द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हैं। शाम को 6 बजे के आसपास आप ट्रेंडिंग टॉपिक देखेंगे। ठीक, तो आपको अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि तरुण IAS के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, और बाकी डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं जो वीडियो मैंने बोला था कि जो हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड, या अदर वीडियो जो हमारी प्लेलिस्ट चलती रहती हैं वो आप देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।